आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 11वां भाग लेके आ रहे हैं जो आपके बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा। यह आपके हाई लेवल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होगी। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसे इंग्लिश में पढ़ना तो आपको इस ऐप पे जाना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चनों को कवर करते हैं। वैसे इससे पहले भी हमने वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किया है लूसेंट और स्पीडी में, लेकिन वहाँ पे थोड़े आसान से क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़े हार्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अवतरण दिया गया है और पूछा गया है कि यह कब इसको लाया गया था, इस अवतरण को कब लाया गया था, या फिर इसके बारे में कई क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। अवतरण क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो पूरा एक प्रस्तावना है संविधान का, ये कब लाया गया था ये पूछा गया है। तो ये लाया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पे जो एक और इसमें चीज है वो भी आपको जानिए। उस दिन कहा गया था, मतलब जो हिंदी महीना के अनुसार जो था ये था मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। संवत जो था ये था 2006 विक्रमी, और जो डेट था, मतलब जो हम डेट देखते हैं, ये था 26 जनवरी 1949। यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। कई बार परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि प्रस्तावना क्या है या फिर उद्देशिका क्या है। तो वही है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोग भारत को ऐसा राज्य बनाने की कामना करते हैं। इसमें हम कई तरह के नियम जोड़ते हैं। अगला है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की भारतीयत्व का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय गणतंत्र के 26/1/1950 को ही सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान में लागू की गई तो क्या हुआ, मतलब कि जब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो इससे पहले हमारा देश केवल स्वतंत्र था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद ये पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो संविधान में कहीं पर भी हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है भारत या फिर इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही शब्दों का क्रम बताइए। मतलब उसमें कई शब्द हैं, जैसे कि समाजवादी भी है और सार्वभौमिक भी है। तो सबसे पहले है सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से हैं? ये बहुत बार पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। 1976 में इसमें संविधान संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है परीक्षाओं में। अगला है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना वह शब्द जो कि 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए, भारतीय अगर 1975 की बात करें तो अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये तीनों शब्द नहीं थे, लेकिन जब 1976 में संविधान संशोधन किया गया 42वें नंबर का, तो उसमें ये तीनों शब्द जोड़े गए। आप इसका ये नंबर और ये ईयर ये दोनों जरूर याद रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है तो यह एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र होगा। संविधान की उद्देशिका का संबंध, मतलब संविधान की उद्देशिका के बारे में इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? परीक्षा में इस तरह पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं सारे सही है। ये जो उद्देशिका है ये पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था और इसको ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव कहा गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी कि जस्टिकेबल नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये तीनों चीज सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में।
ईयर आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने पिछले पेज पे बताया है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, यह आप हमें कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। वह शब्द जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए, आप 1949 कहिए या फिर 1975 कहिए, क्योंकि 1976 में परिवर्तन होता है। तो 1976 से पहले कभी भी जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाले शब्द नहीं थे, उसको 1976 में जोड़ा गया। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है क्या चीज? तो देखिए, संविधान का लक्ष्य ये है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके, सभी अपने विचार और सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता हो और व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो। ये जो भारतीय संविधान है, इसका मुख्य लक्ष्य है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या मतलब है? जैसे आप सुनते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए। तो गणतंत्र का क्या मतलब है? तो गणतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शासन है ये वंशानुगत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या फिर प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा। बन भी सकता है, लेकिन इसके लिए उससे चुनाव से गुजरना पड़ेगा। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये आम जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से नहीं चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आम जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जाता है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है। ये भी एक चीज क्लियर जान लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई भी चुनाव नहीं होता है। चुनाव जो हम देते हैं वो हम एमपी का देते हैं, मतलब कि सांसद का। और जब जिस व्यक्ति को ये सारे सांसद, इसमें से अधिकतर सांसद जो कि जिनका एक बहुमत है, वो मिलकर के जिस व्यक्ति को इसके लिए मतलब कि इलेक्ट करते हैं, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि उनको सांसद होना जरूरी है। अगर वो सांसद नहीं है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो अगले 6 महीने में उनको सांसद बनना होता है। अगला है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि संविधान में सबसे ज्यादा पावरफुल किसको बताया गया है? क्या राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट को? तो किसी को नहीं। यहाँ पे संविधान खुद ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे ये सभी भारत के लोगों के द्वारा इसके बारे में कहा जाता है। जैसे आपने प्रस्तावना देखा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये मतलब एक स्टार्टिंग है। शुरू में मिलता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। प्रस्तावना में परिवर्तन भी किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि ये हिंदू वाला राज्य है, ये मुस्लिम वाला राज्य है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, उसमें हर धर्म के लोग रह सकते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है क्या? तो लोक कल्याण। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है। ये शब्द किसके द्वारा कहा गया है? ये है के एम मुंशी। देखिए, अगर हम आपको के एम मुंशी के बारे में बताएं तो संविधान बनाने के लिए जो समितियां बनी थी उसमें के एम मुंशी भी थे, और उन्होंने ही कहा था कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की एक जन्म कुंडली है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि हमारे पहले कानून मंत्री भी बनाए गए। इसके अलावा जो 7 समितियां बनी थी संविधान के लिए, उसमें जो प्रारूप समिति थी उसके हेड भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, 7 समिति थी और उसमें हर एक समिति के अलग अलग हेड थे। तो इसमें एक समिति थी प्रारूप समिति, और इसके जो हेड थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान को किसने बनाया, तो आपका सही उत्तर होगा संविधान सभा। संविधान सभा। ये मत कहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, अगर विकल्प में संविधान सभा नहीं है तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ट्रिक कर सकते हैं। वैसे संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला है कि उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये कब धारणा मतलब आया? तो ये आया था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद में। देखिए, होता क्या है कि जब
प्रस्तावना को लाया गया, प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया, तो कहा गया कि ये संविधान की कुंजी है और इसे कानून का मतलब इसे संविधान का भाग नहीं माना गया, संविधान का इसको भाग नहीं माना गया। जब आप संविधान का भाग नहीं मानेंगे तो संविधान को चेंज किया जा सकता है, ये बताया गया है आर्टिकल 368 में। लेकिन जो चीज संविधान का भाग ही नहीं है उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो ये उस समय थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई थी। जो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का विवाद था उसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना क्यों नहीं संविधान का भाग है, जब तक वो संविधान का भाग नहीं होगा उसे कैसे बदला जा सकता है। तो इसके लिए जो विवाद आया, इसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है और इसे परिवर्तित किया जा सकता है, उसी के बारे में ये कहा गया है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि संविधान को हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं किस आर्टिकल के द्वारा? तो ये है 368, मतलब कि संविधान संशोधन। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। मौलिक संरचना क्या मतलब है? देखिए, जैसे उस समय मान लीजिए कोई भी कानून बना था, ठीक, कानून बना था। अब जब हम आज उसमें परिवर्तन करते हैं, कोई सरकार आ गई दूसरी, अब वो परिवर्तन कर रही है, तो वो चाहे तो पुराने वाले कानून को बिल्कुल बदल सकती है। ये जा रहा था इधर तो ये कर देंगे लोग इधर, बिल्कुल चेंज। लेकिन प्रस्तावना में ऐसा नहीं है। प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग बताया गया है। कहा गया है कि कोई भी सरकार या कोई भी संसद इसमें वैसा परिवर्तन नहीं कर सकती है जो इसका बिल्कुल उलट हो। हाँ, अगर इसको पावरफुल बनाने के लिए इसी के दिशा में कुछ परिवर्तन करना है तो किया जा सकता है। तो ये जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये केशवानंद भारती विवाद में दिया गया। कहने का मतलब ये है कि केशवानंद भारती वाले विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि जो इसका प्रस्तावना है वो मौलिक ढांचा है, इसमें आप पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं, मतलब ऐसा बदलाव जो इसको और पावर दे। ऐसा बदलाव नहीं कर पाएंगे जो इसको नीचा करे। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का बंद किया गया है। आपको बताना है कि किसके लिए है। यह उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो इनकी व्याख्या की गई मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ये मतलब कि प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की बात की गई है, उसके बारे में बताया जा रहा है। भारतीय संविधान में उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? यह है भारत के संविधान की प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संविधान का क्या मतलब है, संविधान में किसको ज्यादा पावर दिया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है कितने प्रकार की न्याय की? तो 3 प्रकार की न्याय की। देखिए, इसको हमने अभी शुरू में ही कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पे देखिए 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भारतीयत्व। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये थोड़े हाई लेवल के एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है। एक एक पॉइंट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इससे आसान क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारी लुसेंट वाली सीरीज देख सकते हैं जिसमें 100+ वीडियो है, और स्पीडी की सीरीज आप देख सकते हैं स्पेशली रेलवे के लिए, वहां पे आपको 50+ वीडियो मिलेगी। सब वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप यह है कि यह लागू नहीं किया जा सकता। बात की जा रही है प्रस्तावना की, इसको लागू नहीं किया जा सकता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह है संप्रभुता। भारतीय संविधान में जिस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो कौन है? तो यह है संसदात्मक। मतलब कि कोई भी चेंजेस करना होगा तो आपको संसद से ही उसे चेंज कर सकते हैं। हालांकि जो अध्यादेश वाला सिस्टम है इसमें राष्ट्रपति सीधे इसको चेंज कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भी तो संसद का हिस्सा होता है, ये आप मत भूलिए। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं संसद की, तो संसद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है कि सबसे पहले संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी कहाँ पे? तो ये लिया गया था ब्रिटेन में। और हमारे यहाँ जो सिस्टम आप देखते हैं संसद वाला, ये सेम टू सेम ब्रिटेन का है। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब यहाँ पे संसद वाली सरकार है। संघात्मक मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे जो न्यायपालिका है
वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत में संसदीय प्रणाली सरकार है, संसदीय प्रणाली की क्यों? तो देखिए संसदीय प्रणाली का क्या मतलब है। यहाँ पे लोकसभा के प्रति जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं सभी उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो व्यक्ति मतलब कि राज्यसभा से ही चुन करके क्यों ना आया हो, अगर वो मंत्री में है तो उसे लोकसभा का उत्तर देना होगा। वैसे अगर आप मंत्रिमंडल की बात करें तो कोई भी मंत्री किसी भी सदन में जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा में जाकर के जवाब दे सकता है। अगला है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। मतलब कि वही व्यक्ति मंत्री बनेगा जो कि संसद से होगा। अगर नहीं है और आपने मंत्री बना दिया तो अगले 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होगा। जब तक मंत्रियों को संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पे बने रहते हैं। बिल्कुल सही है, ये दोनों यहाँ पे जो दिया गया है दोनों सही है। संसदनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, मतलब कि कार्यपालिका पे जो नियंत्रण होता है ये होता है विधायिका का, मतलब कि आप सांसद कहिए या फिर विधायक कहिए। अगर स्टेट में हम बात करेंगे तो विधायक कहेंगे, संसद में हम बात करेंगे तो मतलब केंद्र में हम बात करेंगे तो सांसद कहेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, मतलब कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो पूरी शक्तियां राष्ट्रपति पे निहित हो जाती है। हालांकि इसमें भी कई सारे अपवाद है, जैसे कि अगर किसी स्टेट की हम बात करें वहाँ पे 356 लग गया, जिसको हम आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो सारा पावर राष्ट्रपति को तो मिलता है लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो भी करेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार पे ही करेंगे। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसद वाली सरकार है और सर्वोच्च जो पावर है ये भारत की जनता के पास है। इसके अलावा जो सही कथन दिए गए हैं कि यहाँ पे एक लोकतांत्रिक राज्य है, संप्रभुता संपन्न राज्य है, लोकतांत्रिक समाज है और एक कल्याणकारी राज्य है। ये सारे जो दिए गए हैं सब कुछ सही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषता क्या है। विशेषता मतलब क्या है? विशेषता वही है कि यहाँ पे संविधान वाली सरकार चलती है, लोकतंत्र वाली सरकार है और कानून का शासन है। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज को कितना बार रिपीट किया गया है। दरअसल रिपीट होने का कारण यह है कि आपसे परीक्षा में कई तरह से पूछा जाता है और उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन सा प्रतिबिंबित करता है? तो यह है कि यह एक विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। कल्याणकारी राज्य मतलब कि वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? जैसे कि ये राज्य को जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें मिलता है, ये आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि अधिकतम संख्या में अधिकतम कल्याण योजनाएं राज्य सरकार को चलानी होती है। देखिए जो चीज जहां से लिया गया है उसको जरूर जान लीजिए। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले मौलिक अधिकार, इसके अलावा प्रस्तावना, इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब कि किसी भी कानून का उसको फिर से चेक करने की क्षमता है सुप्रीम कोर्ट के पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो भी जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, हमने ये सब लिया है कहाँ से? अमेरिका से। अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटेन से हमने संसद वाला सिस्टम लिया है, मंत्रिमंडल वाला सिस्टम लिया है और इसके अलावा नागरिकता वाला सिस्टम भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। बात करें अगर हम आयरलैंड की तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप बताइएगा, आपातकाल हमने कहाँ से लिया है? आपातकाल को हमने कहाँ से लिया है ये आप बताइए कमेंट करके। अगला है कि भारतीय संविधान दर्शन है कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता, मतलब कि जनता पावरफुल है, जैसे कि प्रस्तावना में बताया गया है, हम भारत के लोग। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत क्या है? मतलब कि इसका क्या मतलब है? तो जहाँ पे एक ही कार्यपालिका होती है उसको हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार है। मतलब कि यहाँ पे प्रजातंत्र है, इसका ये मतलब है कि प्रजा चाहे तो जिसको सीएम पीएम या फिर जो भी बना सकती है। भारत का संविधान परिसंघीय विनिर्धारित होता है। परिसंघीय मतलब क्या है? देखिए
अगर आप भारत को देखेंगे तो ये पूरा इंडिया है। अगर मतलब इंडिया के एरिया को देख लें, यहाँ पे एक प्रधानमंत्री जी होते हैं, लेकिन इसी इंडिया में आपको जगह जगह स्टेट मिलते हैं। हर जगह स्टेट है, बिना स्टेट का कोई एरिया ही नहीं है। तो यहाँ पर भी एक सीएम है। अब इनको भी पावर है, इनको भी पावर है, लेकिन ज्यादा पावर किसको है? तो पीएम को है। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। तो ये है परिसंघीय विनिर्धारण का मतलब। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विवरण जो दिया गया है, यह है परिसंघीय। अगला है कि भारतीय संविधान कैसा है? थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। भारत के संविधान का संघीय लक्षण कैसा है? तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा हुआ है पूर्ण रूप से। मतलब बता दिया गया है कि कौन कौन से एरिया पे सीएम का कब्जा रहेगा और कौन कौन से एरिया पे पीएम का। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? देखिए, हमारे यहाँ है न्यायिक समीक्षा, मतलब कि कोई भी कानून बन गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। विधि के शासन, इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो यहाँ पे शक्तियों का परिसीमन होता है। विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं। स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार होता है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये कथन है, और कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। देखिए, ये अगर बात करें कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वह एक पावरफुल होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं, मतलब कि कोई किसी के बारे में नहीं बता रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, कथन और कारण वाला। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज नहीं दिया गया है? तो वहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं की गई है। वहाँ पे जिस स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, यह है राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, तो यह है आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, आर्थिक के बारे में बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या नहीं है? तो यह धार्मिक न्याय। संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द 1950 में नहीं थे। इनको कब जोड़ा गया? 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है कि संविधान का वह भाग जिसको उसकी आत्मा कहा गया है, यह है उद्देशिका, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और भारतीय संघीय व्यवस्था में से एकात्मक तत्व क्या है? तो यह है राज्यपालों की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जाके आप इसको हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कंबाइंड वीडियो को भी देख सकते हैं। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।